बुक स्टोरीज के प्यारे नाजरीन को एक नई वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी के बारे में कुछ भी कमेंट करने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। फातिमा कहाँ हो यार? उमर मुझे आवाज़ें लगा रहा था। बेडरूम में आ गया। जी उमर, मैं इधर ही थी। मैंने जल्दी से अपने आंसू पोंछे। उमर मुझे गौर से देखते हुए आगे बढ़ा। क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? और बाहर का दरवाज़ा भी खुला है। हाँ, सब ठीक है। मैं इससे तसल्ली दी। तो फिर रो क्यों रही हो? उमर भी यूं जान छोड़ने वाला नहीं था। बस ऐसे ही यार, बाबा याद आ रहे हैं। अब मुझे कुछ बोलना तो था। इसमें रोने की क्या बात है? चलो वीकेंड पर चलते हैं। उमर ने बड़ी प्यार से मुझे तसल्ली देते हुए कहा। मेरी और उमर की लव मैरिज है। हम दोनों की जिंदगी का नया सफ़र शुरू किए हुए 3 साल होने को है। उमर एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं। इस बंधन में बंधे उन 3 सालों में उमर ने मुझे हर लम्हा अपनी मोहब्बत, एतमाद और तहफ़्फ़ुज़ की छाँव में रखा। हम दोनों के वालिदैन कराची में मुक़ीम हैं, जबकि हम दोनों पेशावर में आ बसे। कराची की रौनकें, अपनों की दूरी ने कुछ दिन तो मुझे उदास रखा, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं पेशावर की खामोशी में एडजस्ट हो गई। यहाँ उमर के दोस्त की फैमिली वीकेंड पर आ जाती हैं या हम चले जाते, मगर वो कराची वाला हमसाया ये सिस्टम यहाँ पर न था। बड़े बड़े घरों में छोटे दिलों वाले लोगों का बसेरा था। खूबसूरत संग मरमर के मुजस्मों की तरह हर जज्बात और एहसासात से आरी चेहरे बस में भी घर तक ही महदूद हो गई थी। उमर सुबह जाते तो शाम को ही लौटते। घर का कामकाज मासी गुलाबों कर जाती थी, मगर बाहर शुरू होते ही जो नहीं दरख्तों पर कुंपंद फूटे, पूरी फिजा में खुशबुएं बिखरती हैं, तो पोलन एलर्जी फैल गई। हमारे मुलाजमा मासी सकीना को शदीद दमी ने आ लिया और वो काम छोड़कर चली गई। और फिर चंद दिन तो बहुत मुश्किल से गुजरे। फिर आखिरकार मुझे पोलोशिया मिल गई। पोलोशिया बामुश्किल 18 बरस की होगी, जैसा कि आप नाम से समझ गए होंगे। वो पठानी थी। गहरी भूरी आंखें, वाद रंगत वाली वो बहुत सूरत लड़की थी। वो बहुत तेजी से काम करती थी। वो मेरे घर के अलावा 2 और घरों में भी काम करती। वो अटक अटक कर उर्दू बोलती, महारत से सफाई सुथराई करती। सच्ची बात है कि वो मुझे मासी सकीना की निस्बत बहुत अच्छी लगी थी। पोलोशिया आती तो मैं घर में अकेली होती। चंद ही दिनों में हम दोनों में चचक दूर हो गई और हम दोनों आपस में खूब बातें करने लगे। मैं इसका ख्याल रखने लगी। मैंने इससे अपने कपड़े भी दिए। वो भी मेरे कई फालतू काम निभा जाती। फिर एक रोज़ पोलोशिया ने मुझे वो बातें बताई जिन्हें सुनकर मेरा दिल ही नहीं, आंखें भी आंसुओं से आबाद हो गई। इसकी बातों ने मेरे होश गुम कर दिए। मेरा वजूद पत्थर का हो गया। मैं सोच नहीं सकती कि दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं। इस रात उमर ने मुझसे उदासी और आंखें भीगने की वजह बहुत पूछी थी, मगर मैंने इससे कुछ नहीं बताया था। न जाने क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं उमर के सामने पोलोशिया की ऐसी बात बताऊं। मुझे यूँ लग रहा था कि अगर मैं उमर से ये बात शेयर करूंगी तो गोया मैं खुद को भी बेपर्दा कर दूंगी। और फिर उमर थक हार कर सो गया था, मगर मेरी नींदें कोसों दूर थी। एक अजीब सी अजियत मेरे दिल की रुगों को काट रही थी। मेरी आंखों के सामने पोलोशिया का सरापा मौजूद था। नीली चादर में छुपा इसका चूर चूर करता वजूद, घोरे हाथों पर अभारी सब्ज नीली नसें, जरदा चेहरे पर फैली महरूमियाँ और आंखों के पर्दों पर टंगे ज़ाबत और जबर के इम्तिहान उन होठों पर लगे
समझौते के ऐसे कफल जिनकी छवि ही न बनी हो। पड़ोसा की कहानी सुनकर मैंने पूछा था, देखो पड़ोसा, तुम चाहो तो मैं कुछ करूं। औरतों की मदद के लिए इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, NGOs हैं, फिर हमारा मीडिया भी बहुत पावरफुल है। मगर इसने मेरी बात नहीं मानी। इसने कहा, नहीं बाजी, ऐसा मत करना। आपको साहब की कसम, मेरा शोहर मुझे कत्ल कर देगा। अगर मैं बच भी गई तो मेरा बाप मुझे कत्ल कर देगा कि खावंद का घर क्यों छोड़कर आई। बस अब यही ही मेरा मुकद्दर है। पड़ोसियों का ताल्लुक कबायली इलाके से है। इसके कबीले के रवाज के मुताबिक 16 साल की उम्र में 1 लाख के अवज़ ब्याह दिया गया था या फिर फुरफक्त कर दिया गया था। वहाँ ब्याह के बाद लड़की का अपने घर वालों से हर ताल्लुक ख़त्म हो जाता है और वो फिर बाबल की आंगन नहीं जा पाती। माँ की आगोश में छुपकर अपने दर्द नहीं बता पाती। 7 जन्म लेने वालों की शक्लों को तरस जाती है। गोया वो अपने घर वालों के लिए जीती जी मर जाती है। पड़ोसा का खावंद अपने 2 भाइयों के हमरा मजदूरी का काम करता था। कच्ची बस्ती में वो अपने शोहर और इसके भाइयों के साथ रहती थी। अपने खावंद के कहने पर खुद 2 बरस से लोगों के घरों में काम पर लगी हुई थी और इसे उर्दू बोलने भी आ गई थी। वो शोहर और इसके भाइयों की बहुत खिदमत करती। औलाद न होने की वजह से इससे इसका शोहर मारता पीटता भी है। ये तमाम बातें वो मुझे कब की बता चुकी है, मगर जो बात इसने मुझे आज बताई वो मेरे दिल में नश्तर की सूरत पोष हो गई। ये सोचकर ही मेरा दिल कांप जाता कि आखिर कैसे वो इस कुर्ब से गुजरी होगी या फिर वो अपने वजूद को ज़रा ज़रा होते देखती होगी। इसने कहा था, अब बाजी, मैंने आज तक ये बात आपके सिवा किसी से नहीं कही। पड़ोसा ने मुझे बताया कि इसके घर के करीब एक बहुत बड़ी और इसका शोहर हर रात को इसे इस कोठी में छोड़ आता है और सुबह होते ही वापस ले आता है। ये बताते हुए इसके लहजे में बरसों की थकन उतर आई थी। ये सुनते ही मैं चीख पड़ी। कहा, क्या तुम्हारे देवरों को इस बारे में पता है? बाजी, इन्हें पता है, इन्हें सब पता है। रोते हुए इसने अपना चेहरा दुपट्टे में छुपा लिया था। ये सुनकर तो मुझे पर जैसे कयामत गुजर गई। वो कुछ देर तक रोती रही और मैं ख्वाब की कैफियत में इसे देखती रही। फिर वो आंस बोली, बाजी, अभी मेरे देवरों और मियाँ के पास पैसे नहीं हैं। घर का किराया देना होता है और बाकी भी अखराजात उठाने होते हैं। मेरी तनख्वाह से 2 वक्त की रोटी भी पूरी नहीं होती। कोठी वाले साहब जो मुझे पैसे देते हैं वो मेरे मियाँ रख लेता है। मेरा मियाँ और मेरे देवर पैसे जमा कर रहे हैं। जल्दी ही हम अपना घर ले लेंगे और फिर मेरी इस काम से जान छूट जाएगी। ये बताकर न जाने इसने मुझे तसल्ली दी थी या अपने जख्मों पर फाई रख। अभी मेरा खावंद कहता है कि गुजारा करो। हाथों की लकीरों को गौर से देखते हुए वो बोली थी। इसकी लकीरें तो कब की बर्तन मांजते हुए हिलकर पानी में बह चुकी थी। फिर वो अपने हाथों में क्या तलाश कर रही थी? या खुदाया, ये कैसी बेबसी है, कैसी अजियत है। मजबूरी और समझौते के बीच में लटकी पड़ोसा जिसने तमाम जिंदगी, इज्जत, वजूद, खुशियाँ मखसूस 1 लाख रुपए के एवज ताउम्र गिरवी करके रख दी है। फातिमा की वो रात सोचों और भीगी आंखों के साथ ही गुजर रही थी। दूसरे दिन वो रोज की तरह किचन में तेजी से हाथ चला रही थी। बर्तनों की खनक मेरे वजूद और जहन की
खामोशी को तोड़ रही थी, मगर मैं हसब आदत इसके पास नहीं गई थी। शायद मुझे इससे आंख मिलाने की हिम्मत ही नहीं थी, इस हसब तसली नहीं था। मैं इसे कैसे कहती कि ए मासूम लड़की, तू ये कैसे गोरख धंधे में फंस गई है, जहाँ सवाब और गुनाह की माना ही गुम हो गई है। तुझे मैं नेकी और बदी का हिसाब मैं उलझाऊं भी तो क्या कर पाएगी, कहाँ भागेगी, किधर जाएगी, उन 3 दरिंदों के जंगल से कैसे निकलेगी, और अगर निकल गई भी तो तुझे कोई और दरिंदा दबोच लेगा। ये रुसवाई, बदनामी, दुख, कुर्ब, अजियत सिर्फ औरतों के नसीब में ही क्यों होती हैं? समझौते की सूली पर हमेशा औरतों को ही क्यों चढ़ाया जाता है? रस्मों की भेंट सिर्फ औरतों को ही क्यों चढ़ाया जाता है? बेबसी और लाचारगी औरतों के ही मुकद्दर में क्यों है? माँ बाप, खावंद, भाई की लाज निभाने का ठेका औरत के ही सर क्यों है? गैरत के नाम पर सिर्फ औरत का ही कत्ल क्यों होता है? क्यों बेटी को रुखसत करते हुए माँ बाप इसे मरकर ही वापस लौटने का औहदा लेते हैं? उन सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, और न ही पलोशा के गमों का इलाज। सो पलोशा तो जहलत, लाइल्मी और मासूमियत और बेबसी को सीने से लगाए जा। इस आमोज समझौते के सौदे को अपने वजूद की खैरियत से निभाते जा। यही तेरी जिंदगी है, क्योंकि तू अगर चिल्लाएगी तो बेघर हो जाएगी, बदनाम हो जाएगी, माशरा तुझे जीने नहीं देगा। तेरे सीने का दुख अगर लोगों के नजरों में आ गया तो तू धिक्कारी जाएगी या फिर मारी जाएगी। पोलिशा को मेरे घर में काम करते हुए 1 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। पोलिशा को मेरे घर में काम करते हुए 1 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, और इस अरसे में मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकी। मैं क्या कर सकती हूँ? मैं खुद भी तो एक औरत ही हूँ, एक मजबूर औरत जिसका सबसे बड़ा आसरा मर्द होता है। मुझे सबसे बड़ा दुख भी यही है कि पोलिशा का कोई सहारा भी नहीं, जिसके मियाँ ने दौलत के बदले इज्जत का सौदा किया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी टाइम पर मिलती रहे। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।